उस वक्त उसकी सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जिसमें उसकी बड़ी मूछ थी और तीखी नाक थी, लेकिन उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता था कि उसके साथ कितने लोग हैं, वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, जंगल में उनकी जिंदगी कैसी है, वो कैसे रहते हैं, कोई कुछ नहीं जानता था। बतौर जर्नलिस्ट मैं तभी जाना चाहूंगा अगर मैं वो काम करूं जो पहले किसी ने ना किया हो। वो कहते थे पुलिस वाले ये साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही मुजरिम हूँ, कातिल हूँ जो सबको मारने के लिए निकला है। ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे बारे में झूठ फैलाकर मेरा नाम खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जिंदा रहते हुए सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। शाम को तकरीबन 4 बजे गुज्जा कबीले के लोग जो वीरप्पन की गैंग से मिले हुए थे, उनमें से कुछ लोग नंगे पैर चलकर मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मैं शिवा सुब्रमण्यम हूँ। तो उसने कहा भाई ने बुलाया है, चलो। एक जर्नलिस्ट को कहीं भी जाने और किसी भी मुजरिम से बातचीत करने की छूट होती है। मैंने देखा कि खाकी वर्दी में 4 लोग मेरी तरफ आ रहे थे। सबसे आगे वीरप्पन था, कंधे पर बंदूक, गहरे हरे रंग की वर्दी, मुस्कुराता हुआ चेहरा और चमकती हुई त्वचा। मुझे देखते ही उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ किस वक्त पहुंचा। उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो आदमी इतना बेरहम हो सकता है। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मुझे इसकी फोटो खींचनी है। फोटो के लिए लाइटिंग अच्छी थी तो मैंने पूछा कि अन्ना क्या मैं आपकी कुछ फोटो ले सकता हूँ। तो उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और कहा मेरी फोटो खींचनी है? अरे अर्जुनन, सुना ये क्या बोल रहा है, ये हमारी फोटो खींचना चाहता है। तो सबके सब नहा धो के तैयार है ना। वीरप्पन का नाम तो मशहूर था पर किसी ने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा था। मैंने कहा अगर आपने उनको अपनी तस्वीरें लेने दी तो दुनिया आपकी शक्ल पहचान जाएगी और आप कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। ऐसा मत कीजिए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मैं रोई भी पर वो नहीं माने। अभी फोटो खींच लें। उसके बाद उसने अपनी चेन निकाली ताकि दिख सके। मैं खुश था क्योंकि आज मैंने वो हासिल कर लिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इतनी सारी तस्वीरें, राइफल पकड़े हुए, घात लगाए हुए, कैमोफ्लाज, हाथ में बंदूक लिए, यूनिफॉर्म पहने चलते हुए। हमें उसके गैंग के सभी लोगों की फोटोज मिली जो कि पहली बार हुआ था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर हमने हर गैंग मेंबर का फैमिली ट्री बनाया, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के दोस्त। हमें पता चला वो कौन लोग हैं जो उसे राशन देते हैं, उसे जानकारी देते हैं और ऐसे लोग जो गैंग की ताकत है। इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू कर दिया। हमने उसकी बेरहमी देखी थी और बहुत करीब से देखी थी। ऐसी ऐसी चीजें जो जिंदगी में ना तो कभी देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। हम उस वक्त बहुत ही खूंखार बन गए थे, बिल्कुल भी रहम नहीं, जिसे कोई भी ह्यूमन राइट वाला या कानून वाला कभी नहीं समझ सकता था, कोई भी नहीं। इस चीज की गंभीरता और अहमियत वही आदमी समझ सकता था जो इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। और उसी दौरान एक बहुत ही पावरफुल पुलिस ऑफिसर सामने आया जो कर्नाटक से था। नाम था शंकर महादेव बिद्री। वो बहुत ही काबिल और बहादुर ऑफिसर था। न सिर्फ बहादुर बल्कि बहुत ही समझदार भी था। शंकर महादेव बिद्री ने सब मुजरिमों की फोटो देखी और इंटेलिजेंस जोर शोर से अपने काम में जुट गई। सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया। जिस पर भी पुलिस को जरा सा भी शक होता था उसे वर्कशॉप नाम की बिल्डिंग में ले जाते थे। वो वर्कशॉप कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मोटरसाइकिल रिपेयर की जाती हो, साइकिल रिपेयर की जाती हो या फिर बस रिपेयर की जाती हो। नहीं, उस वर्कशॉप को लोगों को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था। ऐसी दहशत फैल गई थी कि पूरा का पूरा तमिलनाडु इस वर्कशॉप के नाम से थर-थर कांपता था। उसे एमएम हिल्स के सुप्रीम कोर्ट का जज माना जाता था। वो जो कहता था वही होता था। एक वक्त था जब किसी भी दुकान से जितना चाहो उतना चावल खरीद सकते थे, लेकिन जैसे ही मेरे पति को पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार ने शंकर बिद्री को दी, तब अगर कोई गांव वाला 1 किलो चावल भी खरीदता था तो उसे पकड़कर सवाल पूछते थे कि कहाँ से आए हो और चावल किसके लिए हैं। वो वर्कशॉप किसी नरक से कम नहीं थी। जैसे हमारे बुजुर्ग हमें नरक के बारे में बताते थे कि हमें गर्म तेल में फेंका जाएगा या फिर आग में फेंका जाएगा, इस तरह की ही सब बातें हैं। यहाँ एमएम हिल्स की वर्कशॉप में हमने ऐसे बहुत से टॉर्चर देखे थे। एक बड़ा हॉल था जहाँ 15, 20, 50 लोग आ सकते थे। काफी बड़ी जगह 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक में वो लोग थे जो बिद्री को पसंद थे और एक में वो जो उसे नापसंद थे। और उस वक्त बिद्री ने जैसे अपनी तीसरी आंख खोली थी। तीसरी आंख मतलब तबाही। कैदियों को पेशाब पिलाता था, औरतों के कपड़े उतरवाकर आदमियों के सामने नाचने के लिए बोलता था।
ये था शंकर बिदरी का टॉर्चर। मौत का ये नंगा नाच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वीरप्पन और उसकी गैंग ने एक पुलिस काफिले पर हमला कर दिया। जब हम सब लोग उस जगह पर पहुंचे तो सड़क पर खून की नदी बह रही थी। शंकर बिदरी आए, उन्होंने पूरी जगह को अच्छे से देखा और मुझे बुलाया। उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्हें वर्कशॉप में बंद सब लोगों के नाम जुबानी याद थे। गाड़ी के बोनट पर बैठकर उन्होंने 8 लोगों के नाम लिखकर कहा, जीप लेकर जाओ और इन लोगों को यहाँ लेकर आओ, और कहा कि इन्हें पेड़ के सामने खड़ा करो। ये सब करना पुलिस डिपार्टमेंट की कमजोरी की निशानी थी। ये सब देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया और मुझे बहुत दुख हुआ कि रक्षक कहलाने वाली पुलिस का बर्ताव डकैतों जैसा बन गया था। मेरी एसटीएफ की ड्यूटी के दौरान जो एक सबक मैंने सीखा वो ये था कि उसे नाराज मत करो, उसे काबू करो। मैं अपने पूरे सर्विस करियर में बहुतों से निपटा हूँ। जेएनके में आतंकवादियों से, सेंट्रल इंडिया में नक्सलाइट्स से, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों से। पर वीरप्पन की जो मेथोडोलॉजी थी, उसका काम करने का तरीका वो बिल्कुल ही अलग था। वीरप्पन अपने तजुर्बे के हिसाब से अपना प्लान बनाता था। उसने गरिल्ला वारफेयर के बारे में पढ़कर नहीं सीखा था, बल्कि वो एक पैदाइशी गरिल्ला था। वीरप्पन का घात लगाना बिल्कुल ऐसा था जैसे जानवर शिकार करता हो। जब शिकारी हाथी का शिकार करता है तो उसे पता होता है हाथी कहाँ आएगा। उसे पता होता था कि किस जगह जाल बिछाने से दुश्मन आएगा और हर हाल में मारा जाएगा। उसने इस काम में महारत हासिल कर ली थी, नहीं तो वीरप्पन इतने वक्त तक जिंदा नहीं रह पाता। इसीलिए बहुत सारे लोग जंगल में जाते थे और मारे जाते थे। मैंने सोचा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शायद हम ये सब होने से रोक सकते थे। जहां गरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा हो, वहां हमें एंटी गरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें काबिल कमांडो होंगे जो जंगल में जाकर रहेंगे और सही वक्त आने पर उस पर हमला कर देंगे। जंगल के अंदर वीरप्पन ताकतवर था, क्योंकि वो जंगल में ही पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और वही उसका घर था। जैसे हमें अपने घर के आसपास के बारे में सब कुछ पता होता है। जैसे रात के वक्त अगर हमें बाथरूम जाना हो तो रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल वैसे ही जंगल उसका घर था। तो उसने धीरे धीरे और लोगों को अपनी गैंग में शामिल किया, जैसे एक चलता फिरता गांव हो। मैंने वीरप्पन के तरीके से सोचना शुरू किया और ये सोचता कि अगर मैं उसकी जगह होता तो भागने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता, और फिर मैंने वही रास्ता चुना। मैंने उस रास्ते में आने वाले सभी गांवों में जाकर अपने खबरी तैयार किए। मैंने ये नहीं बताया कि मुझे वीरप्पन की तलाश है, सिर्फ इतना कहा कि जंगल में कोई अजनबी या कोई हलचल दिखे, कुछ भी हो तो मुझे बताना। तो गांव वालों ने उस इलाके में कुछ लोग देखे जिन्हें वो नहीं जानते थे। तो हमें खबर आती है कि 15-20 तस्कर देखे गए हैं। तो इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो वीरप्पन का गैंग इसी इलाके में कहीं पर छुपा है। सिर्फ उसी की गैंग में 100 से ज्यादा आदमी और औरतें थीं। ये जो नवाज था वो भी गोपाल कृष्णन की ही तरह वीरप्पन को किसी भी हाल में पकड़कर अपना नाम बनाना चाहता था। तो यह जिस जोश से वीरप्पन की खोज कर रहा था, उससे वीरप्पन को लोगों ने उसके बारे में बता दिया। उन्होंने पूरी गैंग को इकट्ठा होकर अपने पास आने को बोला और कहने लगे, देखो मेरी जिंदगी में अब बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, इससे आप लोगों को भी खतरा होगा। इसलिए ये जानने के बाद जिसको मुझ पर भरोसा है वो रुक सकते हैं। अब हम लोग पश्चिम की तरफ जाएंगे। मिंचुगुली बोली में हम रुक गए। वहाँ एक छोटी सी घाटी थी और घाटी में एक तरफ नदी बह रही थी और जंगल बहुत ही घना था और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, अलग अलग तरह के पेड़। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी दिखाई नहीं देता था। तो इन्होंने फैसला किया कि हम लोग अब यहीं रुकेंगे। इस तरह हमने कुछ दिन वहीं पर बिताए। रुकने के बाद ये मुझसे कहने लगे कि राशन खत्म हो रहा है और हमारे पास राशन के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो पैसों का इंतजाम करने के लिए गए और मुझे चिंता होने लगी कि मुझे कुछ दिन उनके बिना ही जंगल में रहना पड़ेगा। उन्हीं दिनों एक खबर मिली कि मिंचुगुली इलाके में फीकल मैटर यानी इंसान का मलमूत्र मिला है। गांव वालों ने बताया चंदन के तस्कर होंगे। उन दिनों चंदन के तस्कर यहाँ बहुत ज्यादा घूमते थे। सोचा चंदन तस्कर होंगे? नहीं सर, चंदन की तस्करी करने वाले सिर्फ चावल खाते हैं और कुछ नहीं। और उनका वो फीकल मैटर मतलब मलमूत्र पीला होता है, लेकिन ये तो काला है।
ये तो रागी खाने वाले लोग हैं जो वीरप्पन का गैंग ही खाता है। ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। मिंचुगली बहुत बड़ा इलाका था जो 2-3 पहाड़ों के बीच में था। वीरप्पन को यकीन था कि पुलिस इतने घने जंगल के अंदर कभी नहीं आएगी। वो आराम से वहाँ घूमता फिरता था, सोचता था पुलिस यहाँ कहाँ आएगी। उसने गलती कर दी, वहाँ घर बना लिए। हमने एक दिन में टीम तैयार की और सुबह सुबह निकल गए। कर्नाटक टीम, बीएसएफ और तमिलनाडु टीम अब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। सुबह का वक्त था, एक कतार में चल रहे थे और हम धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे। हमने देखा 2 औरतें शायद रागी पीस रही थी, 4 लोग चेस खेल रहे थे। वो जगह काफी सेफ लग रही थी। एक चौकी कमजोर थी, वहाँ का पहरेदार एक छोटा लड़का था। ये इंडिया टुडे पर भी आया था। वो लड़का गालियां दे रहा था, हरामजादे मुझसे पंगा लेंगे। कैंप की तरफ बड़बड़ करता हुआ जा रहा था। दूसरे पहरेदार ने उससे पूछा, ओए क्या हुआ? वो अकड़ कर बोला, पुलिस आ रही है, वो आकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। दूसरे को यकीन ही नहीं हुआ। अरे क्या बोल रहा है? अरे हाँ, वो वहाँ ऊपर से आ रहे हैं, उसने कहा। जब उन्होंने देखा तो वाकई तकरीबन 150-200 पुलिस वाले आ रहे थे। और फिर अचानक वो सब चौकन्ने हो गए। सब आवाजें निकालने लगे, जैसे कि जंगल में जानवर आवाजें निकालते हैं। फिर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ये सब बीएसएफ वालों ने नोटिस किया, जो जंगल में थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद थे। तो उन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी। जब उन्होंने गोली चलाई तो मैं अंदर तक बुरी तरह से हिल गई। मैं सुन्न पड़ गई और कुछ बोल नहीं पाई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे शरीर में हिलने डुलने की जैसे ताकत ही नहीं बची। भागने की जगह नहीं थी। मुझे पता था अगर मैं भागी तो वो मुझे मार देंगे। तो मैं वहीं पर एक बांस का पेड़ पकड़कर अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ गई और खामोश देखती रही। पुलिस एक तरफ से आकर गोलियां चलाने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर गैंग के लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे और इस तरह से हम सब लोग अलग अलग हो गए। हम वो जगह देखकर हैरान रह गए। वो लोग सब कुछ तरीके से करते थे, हर चीज तरीके से स्टॉक की गई थी, यहाँ तक कि मिठाई भी, जांगीरी, जलेबी और खाने पीने का सामान सब बहुत ही सफाई से बोतलों में रखा हुआ था। उसकी बीवी शैम्पू इस्तेमाल करती थी और फेयर एंड लवली की बहुत सारी ट्यूब्स भी रखी हुई थी। और थोड़ी ही देर में पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। वो आकर मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम ही मुथु लक्ष्मी हो? मैंने कहा मुथु लक्ष्मी हूँ, इसीलिए तो मुझे पकड़ा है। फिर उन्होंने मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया। जब वीरप्पन गए थे तो मिंचिकुली में कुल मिलाकर 157 लोगों का गैंग छोड़कर गए थे। इसमें आदमी थे, औरतें थीं और बच्चे थे। सब मिलाकर 157 लोग थे। और जब वो वापस आए तो उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्होंने अपने गैंग को इकट्ठा करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं मिला। पुलिस ने सबको पकड़ लिया था, फिर एक एक करके मारना शुरू कर दिया। आदमी, औरत, बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। इससे वीरप्पन को बहुत सदमा पहुंचा। वीरप्पन का गैंग पूरे जंगल में तितर बितर हो गया था, लेकिन सब पकड़े गए। हमने सबको पकड़ लिया और एनकाउंटर भी हुए। कुछ को अरेस्ट किया और कुछ को मार दिया। मैं उसकी गैंग के 13 मेंबर्स को मार पाया था। अगर मैं कुछ और वक्त एसटीएफ में रहता तो वीरप्पन को भी मार देता और वही हरि कृष्णा और शकील अहमद के लिए मेरा बदला होता। जब वीरप्पन की पूरी गैंग में सिर्फ 6 लोग ही रह गए थे तो वीरप्पन को पता चल गया था कि उसका अंत आ गया, अब वो नहीं बचेगा। और इसका पूरा क्रेडिट सबसे पहले जाता है शंकर महादेव बिद्री को, एक्सीलेंट कमांडर इन चीफ। उन्होंने कहा हमने मुथु लक्ष्मी को पकड़ लिया है। दिखने में वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर वो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाकर हिस्सा लेती तो फर्स्ट प्राइज उसे ही मिलता। किसी भी औरत को देखो तो वो आपको 300 या 400 ग्राम सोना पहने मिलेगी, लेकिन मुथु लक्ष्मी ने 750 ग्राम सोना पहना हुआ था। वो सारे के सारे लोग मुझे देखने के लिए आ गए थे। सोचा भी नहीं था कि मुझे इसलिए देख रहे हैं कि मैं वीरप्पन की बीवी हूँ। मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। पता नहीं बिदरी कहाँ था, लेकिन मुथु लक्ष्मी को कैंप में लाने के 10 मिनट के अंदर ही न जाने वो वहाँ पर कैसे आ गया। वो अपनी बुलेट प्रूफ कार में आया था। शंकर बिद्री इंडिया टुडे मैगजीन लेकर मेरे पास आया और बोला, पता है ये कौन है? उसने मुझे मैगजीन दिखाई, उसमें मेरी फोटो थी। मैंने कहा मुझे पता है। फिर उसने पूछा कौन है ये? मैंने कहा मैं हूँ। इतनी फेमस हो कि इंडिया टुडे में तुम्हारी फोटो आएगी? उसने फिर पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मेरे पति को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक आदमी हूँ और अब अकेला भी हूँ तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो इससे वो बेखौफ हो गए। वैसे तो वो पहले से ही काफी बेखौफ थे, लेकिन हुआ ये कि अब उन्हें कुछ भी खोने का कोई डर नहीं रहा। 1993 में जो नरमी और खुशी मैंने वीरप्पन के चेहरे पर देखी थी वो गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। पता नहीं, शायद उसके मन का कोई दुख उसके चेहरे पर दिख रहा था। हमसे बात करते करते उसने मुझसे पूछा,
क्या ये हो सकता है कि फोटो की जगह मेरा वीडियो बनाकर मूवी की तरह चला सकते हो? मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मूवी की तरह चला सकते हैं। जैसे ही वीरप्पन का वो इंटरव्यू टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, वैसे ही पूरा का पूरा तमिलनाडु, एक एक इंसान मानो जैसे टीवी से चिपक सा गया। गुजरते सालों के साथ वीरप्पन ने बहुत सारे इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और जैसा कि आप सोच सकते हैं उसे बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली। இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது நாட்டில், அது ஒரு சும்மா ஒரு வில்லேஜில் நடக்குதுன்னா அந்த வில்லேஜுக்கு மட்டும் தான் தெரியுது. அரசியல்வாதிகளுக்கே ஒரு நியாயம், தனி மனிதனுக்கே ஒரு நியாயம். उसने कहा तुम हमारे रक्षक हो, हमारे भगवान हो। मैंने एक बूढ़ी औरत को वीरप्पन के लिए ऐसा बोलते सुना। ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी तो होती थी, साथ में ताज्जुब भी होता था कि उसके अंदर की अकड़ और अक्कड़पन अब भी कायम है और वो एक बहुत ही बेखौफ तरीके से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के नाम ले रहा था और उन्हें बता रहा था कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। तो ये खेल चलता रहा।